आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड प्यूपल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ संविदा सहायक शिक्षक वर्ग 3 की होने वाली परीक्षा के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने कांस की तुलना किससे की है? ए नदी, बी रेत, सी धूप, डी पानी। तो हमारा सही आंसर है सी धूप। किच पिच करती मैना से तात्पर्य है? मैना का शोर मचाना, मैना का गाना गाना, मैना का चहकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, मैना का चहकना। शब्द घाम का अर्थ क्या हुआ? ए निवास, बी आश्रम, सी धूप या डी दिन। तो इसका हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सही आंसर है सी, धूप। नन्ही सी नदी के किनारे कैसे हैं? उजले, चिकने, ऊंचे, कीचड़ से भरे हुए। तो इसका सही आंसर है सी, ऊंचे। शब्द ढोर डंगर से तात्पर्य है? ए ग्रामवासी, बी मवेशी, सी पक्षी, डी तैराक। तो इसका सही आंसर है बी मवेशी। हमारा 6वां क्वेश्चन है, कविता में उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? हमारा गांव, हमारी नदी, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु। तो इसका सही आंसर है बी, हमारी नदी। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, बी दूसरों के अनुभवों से जुड़े पाना एवं और संदर्भों में चीजों को समझना, सी सही रूप में समझना, डी व्याकरण के नियमों को रटना। हमारा सही आंसर है डी, व्याकरण के नियमों को रटना। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बताने की क्षमता रखते हैं, बी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, सी व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्याख्या होनी चाहिए, डी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता इस भाषा शिक्षण में बाधक है, बी भाषा शिक्षण के एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं, सी भाषा बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती हैं, डी शिक्षण के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। इसका सही आंसर है ए, भाषा शिक्षण में बाधक है। 10वां क्वेश्चन है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आपने लिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ए कहानी को बोल पढ़ना, या बी समाचार पत्र का वाचन करना, सी विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, डी शब्दों को जोर जोर से पढ़ना। तो इसका सही आंसर है सी, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का प्रमुख उद्देश्य है? ए व्याकरण, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, बी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता विकास करना, सी मानव हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, डी हिंदी और अपनी मातृभूमि के अंतर को कंठस्थ करना। हमारा सही आंसर है बी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता विकास करना। हमारा 12वां क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं? ए नियम कंठस्थ न होना, बी नियमों का अति समाईकरण, सी नियमों का उल्लंघन, डी संदर्भ को समझना होना। तो इसका सही आंसर है डी, संदर्भ को समझना होना। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, माधुरी पढ़ते समय कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है? इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, बी वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, बट अटक ही पढ़ सकती है। इसका सही आंसर है सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया,
है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रयोग लक्ष्य भाषा पर नहीं करने देना चाहिए। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। बी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। सी, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। डी, बच्चे शिक्षण पाठ्यक्रम आदि की सफलताओं के संकेतक हैं। तो इसका सही आंसर है बी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जा सकती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो इसका सही आंसर है सी, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। हमारा 17वां क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, लिखित परीक्षा। बी, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। सी, बढ़े गए नाटक का मंचन। डी, पात्रों को चरित्र चित्रण करना। तो इसका सही आंसर है सी, पढ़े गए नाटक का मंचन। 18वां क्वेश्चन है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका रूप में आप उसे क्या करेंगी? ए, रागिनी को समझाएंगी कि चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जा सकता है। उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ए, रागिनी को समझाएंगे चापाकल नहीं हैंडपंप है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को आप बार बार टोकने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाएंगी। बच्चे अपनी त्रुटियों के इस कारण को समझ जाते हैं। सी, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। डी, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका सही आंसर है बी, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है था भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। बी, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। सी, उनकी इस क्षमता पर भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। इसका सही आंसर है सी, उनकी इस क्षमता पर भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। 21वां क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, भाषा कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जा सकते हैं। बी, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। सी, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। डी, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ए, भाषा कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जा सकते हैं। और 22वां क्वेश्चन है, हमारा 22वां क्वेश्चन से 30वें क्वेश्चन तक गद्यांश दिए गए हैं, जिनको पढ़कर उनके प्रश्नों के उचित उत्तर देने वाले विकल्प चुनना है। मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको ऊपर करूंगा, जिससे आप पुश करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो मैं सीधे आंसर दूंगा। तो चलिए, मैं 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं धीरे धीरे देता हूँ, आप पुश करके पढ़ सकते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का क्या क्या करना चाहता है? तो प्रकृतिवादी कवि भौतिक जगत से प्रभावित थे, मनुष्य की प्रकृति के लिए प्रतिगतिशीलता आवश्यक है, प्रकृतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना होती है, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से परिचित कराना। तो हमारा इसका सही आंसर है सी, प्रकृतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना होती है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी कवि किससे लगाव महसूस करता है? ए, भौतिक जगत से, प्रकृति से। सी, ए और बी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, प्रकृति से।
हमारा 24वां क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी रचनाओं में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का कारण क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, प्रकृतिवादी कवि इतिहास की उपेक्षा नहीं करता है किंतु वर्तमान का अनादर करता है। प्रकृतिवादी कवि भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। सी, प्रकृतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखता है। तो हमारा डी, प्रकृतिवादी भविष्य के प्रति चिंतित रहता है, वह इतिहास के प्रति चिंतित रहता है। सी, इसका सही आंसर है सी, प्रकृतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखता है। हमारा 25वां कौन सा कथन असत्य है? प्रकृतिवादी का संबंध जीवन और जगत के लिए प्रति नई दृष्टिकोण से है। बी, प्रकृतिवादी कवि समाज का यथार्थ चित्रण करता है। सी, प्रकृतिवादी मानस को सर्वोपरि मानता है। डी, मध्य जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रकृतिवादी साहित्य का आधार है। इसका सही आंसर है डी, जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रकृतिवादी साहित्य का आधार है। हमारा 26वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? ए, प्रकृति। बी, प्रकृतिवाद। सी, प्रकृति के प्रयास। डी, मानव एवं प्रकृति। तो इसका सही आंसर है बी, प्रकृतिवाद। 27वां क्वेश्चन है, यथार्थ का संधि विच्छेद है। यथा धन अर्थ। बी, यथ धन अर्थ। सी, यथा धन अर्थ। डी, यथ धन अर्थ। तो इसका सही आंसर है ए, यथा धन अर्थ। कौन सा विशेषण शब्द गद्यांश में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ए, भौतिक। बी, लौकिक। सी, आर्थिक। डी, स्थनिक। तो इसका सही आंसर है सी, आर्थिक। सत्विक शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका सही आंसर है डी, विशेषण। लौकिक का विपरीतार्थक शब्द है अहलौकिक, परलौकिक, परलौक या डी, अलौकिक। तो इसका सही आंसर है बी, परलौक। तो आज हमारे 30 क्वेश्चन थे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल मास्टरमाइंड प्यूपिल एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।